morning students. In previous lecture, that is lecture 2nd, we have discussed about the mechanism of solute-solvent interaction and the ideal parameters of solubility. Now this is our third lecture of unit 1, solubility of drugs. Today we will discuss about factor affecting solubility, Henry law and its application. So first, factor affecting solubility. In factor affecting solubility, there are three types or three subdivided types, that is solid in liquid, gas in liquid, liquid in liquid. So first, solid in liquid. In solid in liquid, there are three parameters. First, nature of solute and solvent, surface area, temperature. And in temperature, there is two temperature, that is exothermic एंड एंडोथर्मिक. तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन. तो ये आपको एक नॉर्मल सी चीजें हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो हम पढ़ रहे थे पहले से ही मैकेनिज्म में, वही यहाँ पर नेचर है आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट. मतलब अगर आप सॉलिड एज अ सॉल्यूट ले रहे हो और लिक्विड एज अ सॉल्वेंट ले रहे हो, तो आपको सबसे पहले नेचर देखना है अपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का. तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में आप क्या देखोगे? लाइक डिसॉल्व लाइक. इट मींस पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. दैट इज इजी मेथड, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, और अ इजी फैक्टर व्हिच इज बेस्ड ऑन सॉलिड इन लिक्विड. सो इट इज फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सेकंड इज सरफेस एरिया. इन सरफेस एरिया, as the particle size decrease, the solubility increased due to the increase in surface area. अब हमने जब different types of solutions पढ़े थे, saturated, super saturated और unsaturated, तो हमने उसमें क्या देखा हुआ था? super saturated में हमने एक alternative part लिया था जिसका नाम था aid of heating. आपको हीट करना है, तो हीट से क्या हो रहा था? हीट से आपका जो सॉल्वेंट का सरफेस एरिया था वो और ज्यादा बढ़ रहा था, जिस वजह से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे जो डिसॉल्व सैचुरेटेड में नहीं हुए थे, वो सरफेस एरिया बढ़ने के बाद और ज्यादा डिसॉल्व होने लगे. तो यहां भी वही चीज है, जितना ज्यादा आपका सरफेस इंक्रीज होगा उतना आपका जो सॉल्यूट पार्ट होगा, या आप कह सकते हो जो आपका एरिया होगा सॉल्वेंट का, वो बढ़ेगा और आपका सॉल्यूट पार्ट क्या होगा? इजीली डिसॉल्व होगा. और जब सॉल्यूट पार्ट इजीली डिसॉल्व होगा तो उसमें क्या कह सकते हैं हम कि अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. और पार्टिकल साइज भी आपके क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, डिक्रीज्ड होते हैं. जब आप पार्टिकल साइज किसी चीज में डालते हो या अपने सॉल्वेंट में डाल रहे हो सॉल्यूट पार्टिकल्स को, उसके बाद आप उसे हीट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो पार्टिकल साइज क्या होने लगेंगे? आपकी डिक्रीज होने लगेंगे, सरफेस एरिया बढ़ने लगेगा. सरफेस एरिया बढ़ने लगेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी अपने आप क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी. द थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर. In temperature, there is two temperature, that is exothermic and endothermic. अब इसमें क्या है आपका? एक्सोथर्मिक मीन्स होता है आपका जो हीट रिलीज कर रहा है. एंडोथर्मिक क्या होता है? जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. अब ऑब्वियस सी चीज है, जब हम कोई भी चीज को हीट करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट को बीकर में, तो वो हीट अपने तरफ एब्जॉर्ब करता है. इट मीन्स वो क्या करेगा? एंडोथर्मिक करेगा. वो सॉल्यूशन क्या चाहेगा कि अपने तरफ हीट को एब्जॉर्ब करूं, जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. एक्सोथर्मिक में क्या रहा है? रिलीज करना. मतलब बीकर चाह रहा है कि वो हीट ले, बट वो क्या कर रहा है? उसको एक्सो कर रहा है. एक्सो मींस, एक्सोथर्मिक मींस वो क्या कर रहा है? हीट को रिलीज आउट कर रहा है. तो जब हीट को रिलीज करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी. क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा हीट को, वो क्या कर रहा है? रिलीज आउट कर रहा है हीट को. इसीलिए बोला गया है टेम्परेचर में, एक्सो और एंडो में, कि एक्सोथर्मिक, if the process of solution release the heat or energy with increase in temperature, then decrease the solubility. That's why temperature is inversely proportional to solubility. तो टेम्परेचर आपका इन्वर्स हो रहा है सॉल्युबिलिटी में. क्योंकि इन्वर्स इसलिए क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा हो रहा है सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा क्या हो रही है? डिक्रीज आउट हो रही है. एक्सो में क्या, एंडो में क्या बोला उसने? सॉरी,
एंडोथर्मिक में उसने कहा है इफ द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एब्जॉर्ब द हीट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर देन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है सॉल्युबिलिटी से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है वो हीट को। इसीलिए टेम्परेचर में दो होते हैं, एक्सो एंड एंडो। एक्सो इज inversely proportional to solubility or temperature is inversely proportional to solubility. Endothermic means temperature is directly proportional to solubility. तो आपका ये फर्स्ट था सॉलिड एंड लिक्विड, जहां हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट देखा, सरफेस एरिया देखा एंड टेम्परेचर। सेकेंड होता है आपका गैस एंड लिक्विड। अब गैस एंड लिक्विड में क्या है आपका, गैस एंड लिक्विड में सबसे पहला मैंने नोट पॉइंट डाला हुआ है कि जब भी आप गैस को एज अ सॉल्यूट और लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट लोगे तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैस आपकी आयोनाइज नहीं होती है आइदर इन पोलर और नॉन पोलर। इसलिए बोला है नो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बिकॉज गैस इज नॉट आयोनाइज्ड आइदर पोलर और नॉन पोलर। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था सॉलिड एंड लिक्विड में नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो यहां पे नहीं आएगा। यहां स्टार्ट होगा आपका सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फर्स्ट अगर हम देखें सरफेस एरिया, यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है, आपको जहां पर क्लियर दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये नोट्स हैं और ये आपका एक तरीके से स्लाइड है, तो आप दोनों में देख सकते हैं। सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला हुआ है, जितना सरफेस एरिया उतनी सॉल्युबिलिटी। ये हम डिस्कस आपका कर चुके हैं सॉलिड एंड लिक्विड में। गैस एंड लिक्विड में भी वही चीज है कि जितना आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना सॉल्वेंट का एरिया बढ़ेगा, उतना एरिया बढ़ेगा तो सॉल्यूट क्या होगा आपका, अच्छे से डिसॉल्व होगा। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक और फैक्टर चाहिए जिस फैक्टर का नाम होता है प्रेशर। टेम्परेचर हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे क्योंकि सरफेस और प्रेशर को हमने देखना है। तो सरफेस एरिया का तो हो गया कि सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतनी आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर इसलिए बोला मैंने, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इट मींस जितना प्रेशर उतनी सॉल्युबिलिटी। अब कोई कंटेनर है सपोज, उसमें आपने गैस के मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, ठीक है। अब उस गैस के मॉलिक्यूल्स को तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको प्रेस कर रहे हो, मतलब उसमें प्रेशर दे रहे हो। ऊपर से कंटेनर रखा है तुम लोगों ने या ऊपर से कोई भी चीज रखी है, उससे आप प्रेशर दे रहे हो उन गैस के मॉलिक्यूल्स को। तो जितना ज्यादा आप प्रेशर दोगे गैस के मॉलिक्यूल्स के, उतना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके लिक्विड वाले में या लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। जितना अच्छे से डिसॉल्व होंगे उतनी अच्छी क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी। दैट्स व्हाई प्रेशर इज इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज। सरफेस एरिया फैक्टर तो आपका आ ही रहा था उस पे। अब टेम्परेचर लास्ट में क्यों देखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। आपने देखा होगा कि जब भी आप गैस को एज अ सॉल्यूट और लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट डाल रहे हो, उसको टेम्परेचर दे रहे हो या उसको हीट स्टार्ट कर रहे हो करना, टेम्परेचर राइज अप कर रहे हो, तो टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है आपका, आपकी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे और ऊपर को जाएंगे, वो लिक्विड में नहीं आ पाएंगे, वो ऊपर को जाएंगे। ऊपर को एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी, मोशन आएगा उसका और वो ऊपर को उड़ेंगे। जितना टेम्परेचर राइज करोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी, उतना मोशन बढ़ेगा और आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स है और ज्यादा मूवमेंट करेंगे। इसीलिए हमें एक प्रेशर वर्ड भी डालना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गैस एंड लिक्विड का, कि आप जब टेम्परेचर दे रहे हो और आपकी सॉल्युबिलिटी घट रही है तो आप टेम्परेचर ऑफ करके क्या कर दो, आप प्रेशर दो, क्योंकि प्रेशर देने से क्या होगा, आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये थे आपके 3 फैक्टर्स गैस एंड लिक्विड में, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और प्रेशर। नोट पॉइंट है, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी। हमने ये चीज देख ली थी जब हमने सॉलिड लिक्विड पढ़ा था, या आप कह सकते हो जब एज आप सॉल्यूट सॉलिड लोगे या लिक्विड लोगे तो आपका कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं है। प्रेशर मेनली इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गैस एंड लिक्विड का, क्योंकि जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हेनरी लॉ, हेनरी लॉ भी बेस्ड है आपके गैस एंड लिक्विड से। इसीलिए बोला गया है अगर आप सॉलिड या लिक्विड को एज अ सॉल्यूट मान रहे हो तो आपका उसमें प्रेशर फैक्टर नहीं इन्वॉल्व होगा सॉल्युबिलिटी में। लास्ट है आपका
ये आपने सारे गैस एंड लिक्विड के 3 फैक्टर्स देख लिए हैं। लास्ट है आपका लिक्विड एंड लिक्विड। इट इज वेरी इजी। इसमें नेचर है, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया। नेचर में आपके वही सेम चीज, पोलर एंड नॉन पोलर। टेम्परेचर में भी वही चीज आपकी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना टेम्परेचर उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी, जितना अच्छा सरफेस एरिया उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी। तो ये आपके थे 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिड एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड एंड लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड और गैस एंड लिक्विड में क्या है, गैस एंड लिक्विड को समझने के लिए हम अभी हेनरी लॉ पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। लिक्विड एंड लिक्विड के लिए आप अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जाइएगा जहां हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। उन बाइनरी सॉल्यूशन में हम 2 सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो वहां आपको लिक्विड एंड लिक्विड अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट स्लाइड है हेनरी। नेक्स्ट टॉपिक इज हेनरी लॉ। सो हेनरी लॉ, the mass of a gas dissolved per unit volume of solvent is directly proportional to the pressure of the gas at constant temperature। अब आपने देखा था, इससे पहले आपने फैक्टर फैक्टिंग पढ़े थे, उसमें हमने solubility of drug कह सकते हो या solubility of gas in liquid फैक्टर देखा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपका प्रेशर एक बहुत मेन पार्ट रोल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका कौन कर रहा है, प्रेशर कर रहा है। अब उसी प्रेशर को लेके हम यहाँ पे हेनरी लॉ देखेंगे। ये एक लॉ है, ठीक है, ये जो एक लॉ है या कह सकते हो आप, ये जो एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया हुआ है, ये आपके विलियम हेनरी इन 1803 में दिया था। अब क्या दिया था वो ये डेरिवेशन बताएगा आपको, ये लॉ दिया है और साथ में उसने एक डेफिनेशन भी लिखी है उस लॉ की। बस यहाँ उसने 2 चीज देखनी है, मास और प्रेशर। तो जो आपका एक बीकर है उसमें आपका सॉल्वेंट है कुछ वॉल्यूम में, उसमें आपने क्या डाले, अपने गैस के मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ गैस और वेट ऑफ गैस, कितना आपने गैस का वेट और मास लिया वो डाला, और साथ ही वो प्रोपोर्शनल हो गया किससे, प्रेशर ऑफ द गैस। जब आपने गैस के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करे लिक्विड में तो क्या हुआ, आपका लिक्विड में डिसॉल्व करके आपका स्टार्ट हुआ डिसॉल्व होना, और डिसॉल्व जब हुआ तो उसने क्या दिया, प्रेशर दिया। अब जब प्रेशर दिया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक नॉर्मल कंडीशन में उसने प्रेशर दिया, तो आपका जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो सही से डिसॉल्व हो गए आपके लिक्विड पार्ट में। वही चीज उसने बोली है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और m इक्वल टू kp। तो इक्वल लगाते तो kp हो जाता है। अब m मास को हमने चेंज किया मोल्स में, मोल्स को चेंज किया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में। क्यों, क्योंकि हम मास की बात करेंगे अगर, तो हमने जो गैस के मास डाले हुए हैं, ठीक है, उसको हमने डिसॉल्व करना है अपने लिक्विड में, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, मोल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके, गैस के मोल्स। और वो गैस के मोल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में, जो आपके डिसॉल्व कहाँ हो रहे हैं, लिक्विड में। तो हमने m मोल्स ऑफ फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p दे दिया कि आप जितना अच्छे से अपने गैस के मोल फ्रैक्शंस को, जितना अच्छे से मोल्स को डिसॉल्व करोगे लिक्विड में, उतना आपका प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रेशर जितना आप देंगे उतना आपका मोल ऑफ फ्रैक्शन अच्छे से डिसॉल्व होगा लिक्विड में। ठीक है, अच्छे से जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मोल फ्रैक्शन है, वो आपके लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब मोल फ्रैक्शन को उसने डिनोट किया है xg से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट तो क्या हो गया, जो आपने सॉल्यूट पार्ट गैस पार्ट डाला उसके मोल्स, अपॉन टोटल सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, गैस प्लस लिक्विड, उन दोनों के मिला के कितने मोल्स हो रहे हैं। तो इसलिए मोल फ्रैक्शन को हमने डिनोट किया xg से, तो xg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, xg इक्वल टू kp। अब xg इज इक्वल टू kp और ऊपर भी हमने m इक्वल टू kp लिया। अभी हम हेनरी कांस्टेंट नहीं कह रहे हैं इसको। जब हमने p को लेफ्ट साइड में डाला और 1 अपॉन k xg आया, तो इस 1 अपॉन k इक्वल टू k, इस k को हम कहेंगे kh, p इक्वल टू kh xg। अब ये जो kh था ये माना जाएगा आपका क्या, हेनरी कांस्टेंट। यहां भी वही चीज बोली है, m is directly proportional to p, m equal to kp, mole of gas is directly proportional to p, mole fraction of gas dissolved in liquid is proportional to p, it is denoted by xg, xg is equal to proportional to p, xg is equal to kp। अब जब p को लेफ्ट साइड लेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k, और उस 1 अपॉन k में आपने किसको इक्वल टू करा है, kx को करा है, तो kx इट इज अ हेनरी कांस्टेंट। सो आपका प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया, p इज इक्वल टू kh xg। तो ये हेनरी, विलियम हेनरी 1803 में इस फॉर्मूले को उसने
डिनोट किया, ठीक है, और इस डेरिवेशन को उसने लाया कि ये चीज हो रही है। अब वही चीज हमने फैक्टर में पढ़ी थी, प्रेशर की बात सिर्फ पढ़ा था कि प्रेशर जितना बढ़ रहा है उतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहां उसी प्रेशर को रिलेट करा हमने किससे, मास से, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, जिसको किसने दिया, हेनरी, विलियम हेनरी ने एक हेनरी लॉ दिया, जिसको हम डिनोट करते हैं P इक्वल टू KH/xg। अब कुछ एप्लीकेशन है आपकी, दो एप्लीकेशन है मेनली, एक है कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, एक है आपके एल्टीट्यूड से रिलेटेड। कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड में क्या बोला है, इन पैकिंग ऑफ केन्स कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर बॉटल्स आर ऑलवेज पैक्ड अंडर द हाई प्रेशर टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस। अब इसमें ये बोला उसने एप्लीकेशन में, हेनरी लॉ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में। अब कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री वाले को तो पता नहीं क्या हेनरी लॉ, वो तो अपने खुद से जो भी फॉर्मुलेशन देखते हैं कोल्ड ड्रिंक की, अलग अलग फ्लेवर में लानी है, अलग अलग किस तरीके से लानी है, कैसे उसको पैकिंग करना है, वही हम फार्मेसी में भी देखते हैं। जब हम टैबलेट्स बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, तो टैबलेट कैप्सूल्स बनाने के बाद हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका स्टोरेज कैसे करते हैं, उसे फॉर्मुलेट कैसे, वही चीज यहाँ भी है कि अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो जब कोल्ड ड्रिंक बनती है, ठीक है, बनने के बाद वो लोग क्या चाहते हैं कि जो CO2 गैस है वो अच्छे से लिक्विड में क्या हो जाए, घुल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे मिक्स होने से वो लोग क्या करते हैं, एकदम से हाई प्रेशर देते हैं। हाई प्रेशर से क्या होता है, आपका प्रेशर जितना इंक्रीज होगा आपका CO2 के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में अच्छे से सेटल हो जाएंगे, और वो लोग क्या करते हैं, आपका जो केन होता है या जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से उसको अच्छे से पैक्ड कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं। उसमें खूब प्रेशर है, हाई प्रेशर से उन्होंने CO2 को मिक्स करा और सील्ड कर दिया। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर कब होगा, जब आप लोग उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलोगे। जैसे ही आप उस केन को खोलते हो या बॉटल्स को खोलते हो तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है, तो वैसे ही क्या हो जाता है, आपका प्रेशर कम हो जाता है। तो पहले पैकिंग के टाइम उन्होंने CO2 को, गैस के मॉलिक्यूल्स को अच्छे से लिक्विड में पैक करा, जैसे उन्होंने हाई प्रेशर दिया, वही हम बात कर रहे थे। हाई प्रेशर दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स मोल फ्रैक्शन अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्वेंट में, वहां भी यही चीज बोली है, और उसको सील्ड कर दिया कोल्ड ड्रिंक्स को। बस जब आपके पास आया तो आपने क्या करा, उसे खोला, आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर रिलीज हुआ, और आपका एकदम से आप देखते हो बिल्कुल झाग टाइप का आता है, तो आपका CO2 क्या होगी, बाहर रिलीज हो गई। तो वो चीज किसमें बोली गई है, कोल्ड ड्रिंक्स में। वही सोडा वाटर भी अगर बोलते, सोडा वाटर क्या है, पानी और CO2 बन गया सोडा वाटर। CO2 एक मेन रोल क्या करता है, अदा करता है आपके इन कोल्ड ड्रिंक्स में और ये सोडा वाटर्स। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका गैस सिलेंडर से रिलेटेड। अब हाई एल्टीट्यूड की बात करें, आप नीचे ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहे हो, सपोज आप माउंट एवरेस्ट में जाना चाह रहे हो या आप कहीं भी ट्रैकिंग कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हाई एल्टीट्यूड में जाते जाते क्या रहता है, आपका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो आपका गैस है और आपका ब्लड क्या है, आपका सॉल्वेंट लिक्विड है। तो आपके जो गैस वाला पार्ट है, ऑक्सीजन है, वो ब्लड में क्या हो रहा है, सही से नहीं मिक्स हो पा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होते जा रही है ऑक्सीजन की ब्लड में। इसीलिए बोलते हैं जब आप और ऊंचाई में जाते रहो ग्राउंड लेवल से तो क्या होते रहता है, आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती रहती है। इसीलिए हम अपने साथ में क्या रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं। तो दो एप्लीकेशन रिलेट करी, एक कोल्ड ड्रिंक से, एक ऑक्सीजन सिलेंडर से। तो आपका आज के टॉपिक्स, आज के थर्ड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। उसके बाद हमने सॉलिड इन लिक्विड के बाद जो हमने गैस इन लिक्विड पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो हमने हेनरी लॉ में प्रूफ कर दिया कि कैसे हमारा प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके दोनों टॉपिक आज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट में आपका लेक्चर 4 देखेंगे। जो मैंने बोला आपको लिक्विड इन लिक्विड अगर अच्छे से समझना है तो आप लेक्चर 4 अटेंड करिएगा। उसमें हम क्या बताएंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें आप लिक्विड इन लिक्विड को अच्छे से समझ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, notes of this topic, factor affecting solubility and Henry law, will be available at our description below. If you like our videos, please subscribe and like, do share with your classmates, and also press the bell icon for our new videos updates. Thank you.